हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम करने वाले हैं स्पेरिकल मिरर्स टॉपिक, एक क्लास 10th का चैप्टर लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन का एक टॉपिक है, वो करने वाले। अब हमने इससे पहले प्रीवियस वीडियो में प्ले मिरर के बारे में पढ़ लिया था, उसकी इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, हम ऑब्जेक्ट को कैसे देख पाते हैं, और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने देख लिए थे। इस वीडियो में देखने वाले स्पेरिकल मिरर्स आपके होते क्या है, ठीक है, उनमें इमेज कैसे फॉर्म होती है, दो टाइप के होते हैं, कनकेव और कन्वेक्स, वो पढ़ने वाला सारा कुछ, ठीक है। तो अब पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो प्लेन मिरर था, तो हमने स्पेरिकल मिरर क्यों हमारी डेली लाइफ में यूज़ हुआ इसका, मतलब डेली लाइफ में हमारा कैसे काम आता है हमारे, ठीक है। पहले तो वो पढ़ लेते हैं। तो आप सबको पता होगा प्लेन मिरर में क्या होता है, जो भी आपकी इमेज फॉर्म होती है कैसी होती है, इरेक्ट होती है, मतलब जो आपका साइज होगा वही आपको इमेज में दिख रहा होगा। आप जो शीशे के आगे खड़े होकर देखते हो, आपको सेम लगता है ना अपना साइज, कि जितनी हाइट आपकी उतनी इमेज के अंदर फॉर्म हो रही होगी आपकी, तो इसी का बोलते हैं इरेक्ट। इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, वो लिटरली इन्वर्टेड बनती है। लिटरली इन्वर्टेड मतलब कि जो आपके अल्फ़ाबेट हो गए, आपने मिरर में कभी ध्यान से देखा हो तो वो आपको उल्टे दिखाई दे देते हैं। जब आप अपना लेफ्ट हैंड या फिर राइट हैंड खड़ा करते हो तो आपको लगता है वो आपका मिरर में लेफ्ट हैंड है, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, जो लेटरली इन्वर्टेड बोला जाता है, कि आपके जो लेफ्ट है वो राइट दिख रहा होता है। इसका सबसे अच्छा यूज़ आप देख सकते हो कि जैसे एम्बुलेंस, एम्बुलेंस के ऊपर जो एम्बुलेंस लिखा होता है वो उल्टा लिखा होता है। ऐसा क्यों? मान लीजिए पीछे से एम्बुलेंस आ रही है तो आपको ओवरटेक कर रही है, तो मान लो वो उल्टा लिखा होगा, सीधा लिखा होता है एम्बुलेंस, तो आप रियर व्यू मिरर में जब देखोगे तो आपको कैसा दिखाई देगा, उल्टा। इसलिए वो पहले उल्टा लिख के रखते हैं, जिसकी वजह से जैसे आप रियर व्यू मिरर में देखोगे पीछे से एम्बुलेंस आ रही है, तो आपसे जगह दे दो आगे जाने की, तो आपको प्रॉपर पता हो जाए कि वो क्या लिखा हुआ है, एम्बुलेंस। इसलिए क्या बोला, एम्बुलेंस का जो ऊपर लिखा होता है वो कैसा लिखा होता है, उल्टा लिखा होता है, ठीक है। अब एक बार आपको नहीं देखा आपने, अब नेट पे सर्च मार के देख सकते हो, या फिर आपको आसपास कभी ना एम्बुलेंस जाती हुई दिखी तो आप उसके बाद देख सकते हो। इसी को क्या बोलते हैं, लेटरली इन्वर्टेड। अब इसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है आपकी, कि जो आपकी इमेज फॉर्म होती है वो कैसी होती है, वर्चुअल। इमेज आपकी मिरर के पीछे अंदर हो रही होती है ना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। तो ये तीन प्रॉपर्टीज ही जो प्लेन मिरर दिखाता है, इरेक्ट होती है, लिटरली इन्वर्टेड, और आपका वर्चुअल। अब स्पेरिकल मिरर्स क्या करते हैं, अभी जैसे मैंने आपको रियर व्यू मिरर की बात करी, आपकी जो कार के रियर व्यू मिरर होती है, बाइक का मान लो आप, किसी का भी, जिसमें आप पीछे देखते हो कि यहाँ भी कोई पीछे से कार होता है या नहीं, तो उसकी बात करता है। तो अब उसके अंदर जो मिरर यूज़ कर रहे होता है ना, उस कौन सा होता है, स्पेरिकल मिरर होता है। आप उसे टच करके देखोगे आपको बल्ज फील होगा थोड़ा सा। आप एक बार टच करके देखना उस मिरर को प्रॉपरली, तो आपको फील होगा कि वहाँ भी बल्ज है थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा होगा मगर हाँ होगा। अब उसका यूज़ क्यों करा जाता है, मान लीजिए वहाँ पे मैंने उसकी जगह प्लेन मिरर ही लगाया होता, प्लेन मिरर लगाया होता तो आपको जो पीछे की इमेज दिख रही होगी, पे मिरर है। पे मिरर में क्या होता है, जो आपका साइज होता है ऑब्जेक्ट का, वही आपका मिरर के अंदर दिख रहा होता है। तो मान लीजिए पीछे ट्रक आ रहा है, अब ट्रक का आपको इमेज प्रॉपर दिख पाएगी इसके अंदर, नहीं दिख पाएगी प्रॉपर, पूरी पूरी इमेज तो नहीं आएगी ना उसकी। आपको तो बस थोड़ी सी दिख रही होगी ट्रक को, भी ट्रक तो बहुत बड़ा होता है, तो आपने ओवरटेक करना था आगे, तो आप प्रॉपर इमेज नहीं देख पा रहे, आपको तो बस पता लग रहा है कि हाँ भी कुछ आ रहा है। अब वो ट्रक क्या है आपको नहीं पता, कार भी हो सकती है, क्योंकि आपको बहुत छोटी सी इमेज दिख रही है, आपको तो हेडलाइट दिख रही होगी उसके अंदर। तो इसलिए क्या करते हैं, प्लेन मिरर में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट का साइज होता है वही आपकी इमेज का साइज ही बनता है, जिसकी वजह से हमें दिक्कत आ जाती है, क्योंकि हम प्रॉपर पूरा व्यू नहीं दिख पा रहा हमें रोड का। हमें तो पूरा व्यू दिखना है ना रोड का, जो हाईवे पे चला रहे होते गाड़ी मान लीजिए, तो आपको पूरा व्यू चाहिए होता है पीछे का। इसके लिए हम क्या करते हैं, स्पेरिकल मिरर का यूज़ करते हैं, प्लेन मिरर यूज़ नहीं कर पाएंगे वहाँ पे। तो इसलिए हमारी डेली लाइफ स्पेरिकल मिरर से वजह से अच्छी होती है, यानी अब आपने वहाँ पे स्पेरिकल मिरर यूज़ करा। स्पेरिकल मिरर क्या करता है, आपकी जो पीछे की आपका ऑब्जेक्ट है उसकी जो इमेज बन रही होगी ना, बहुत छोटी बनती है, बहुत छोटी नहीं मतलब डिमिनिश बनती है, उसके उसका जो साइज़ होगा उससे तो छोटी इमेज ही बन रही होगी, जिसकी वजह से आपको पूरा व्यू मिल जाता है रोड का, कि पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है, कब ओवरटेक कर रही है पीछे वाले को, या फिर आपने कब ओवरटेक करना, तो आप उसके देख के ही ओवरटेक कर पाते हो। ऐसा ना हो, मान लीजिए आपने प्लेन मिरर लगाया हुआ है और आपने पीछे से देखा कि गाड़ी आ रही है, आपको दिखा भी कुछ तो आ रहा है, और पता लगा पीछे से ट्रक आ रहा हो, बड़ी गाड़ी है, और आपने ओवरटेक करने की कोशिश करी आगे वाले को, और आप पीछे देख रहे हो, आप तो वहाँ पे दिखा नहीं लगेगा, पता नहीं लगेगा कौन सी कितनी बड़ी गाड़ी है, तो आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है, ठीक है। इसकी वजह से स्पेरिकल मिरर आपके डेली लाइफ को बेटर बनाते हैं, इसका वजह से हम स्पेरिकल मिरर्स का यूज़ करते हैं। इसलिए हम इसे पढ़ने वाले हैं कि ये कहाँ-कहाँ यूज़ होते हैं, और ये बनते कैसे हैं, और इनकी जो पूरी फिगर्स होती मतलब बनाए कैसे जाते हैं इसकी इमेज। स्पेरिकल मिरर्स हमारे पास कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है कनकेव और एक होता है कन्वेक्स, वही हम पढ़ने वाले हैं। तो अब पढ़ लेते हैं स्पेरिकल मिरर्स बनते कैसे हैं। मान लीजिए हमने एक ग्लास का स्फीयर मान लिए, होलो, हम एक स्फीयर मान लिया ग्लास का, जो अंदर से क्या है, होलो।
हॉलो स्फीयर होता है ग्लास का, वो मान लीजिए इसका ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला आपका पार्ट पूरा स्फीयर था, मैंने उसमें से आधा पार्ट कट कर दिया यहाँ से, ठीक है, पूरे स्फीयर में से मैंने ये वाला पार्ट कट कर दिया, पूरा स्फीयर था उसमें से ये आधा पार्ट मैंने कट कर दी। अब इस स्फीयर का उसमें सेंटर ओवर है ना, सेंटर ओवर। तो ये जो आपकी मिरर्स बन रहे होते हैं ना, दो टाइप के होते हैं। तो एक कौन सा होता है, कनकेव। तो मान लीजिए ये मैंने पार्ट ये कट करा है, ये है तो मिरर एक पार्ट था पूरा। तो जब इसका बाहर वाला साइड हम पॉलिश कर देते हैं इस मिरर की, है तो एक तरह का वही ना, तो इसकी साइड में मैंने क्या कर दिया, पॉलिश, नीली साइड मैंने पॉलिश कर दी। तो ये वाली जो मिरर बन रहा होता है जिसमें अंदर से रिफ्लेक्शन होती है, अंदर से रिफ्लेक्शन होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, कनकेव। याद रखिएगा, जिसमें अंदर से रिफ्लेक्शन हो रही थी, ऐसे केव बना रहा होता है, तो उस मिरर को क्या बोलते हैं, कनकेव। ठीक है, अब मान लीजिए इस सेम ही मैंने एक और स्पेरिकल कंसिडर कर लिए, ऐसे ही बना लेते हैं। अब क्या करा मैंने, यहाँ से कट कर दिया इसे, कर सकते हैं। अब ये वाला पार्ट हमारा क्या बन जाएगा, स्पेरिकल का, यहाँ से कट कर दिया मैंने, तो इसका भी सेंटर होगा यहाँ पे। अब जो ये बाहर से रिफ्लेक्शन हो गई ना इसकी, अब मैंने क्या करा, इसके अंदर वाली साइड को पॉलिश कर दी, या फिर किसी कलर से पेंट कर दिया। मान लीजिए आप ज़्यादातर रेड कलर का यूज़ कर जाते हैं पिछली साइड को पेंट करने के लिए। अब ये रिफ्लेक्शन कहाँ से हो रही है, इस वाली साइड से हो रही है, बाहर वाली साइड से। ये आपको बंच की तरह दिख रहा होगा, ऐसा ऐसा दिख रहा है, बाहर बाहर निकला हुआ ना ये साइड हमारी। तो इसे बोला जाता है कन्वेक्स मिरर। जब आपका ऐसा बन रहा होता है इस शेप में, केव की शेप में, तो इसे क्या बोलते हैं, कनकेव मिरर। जब आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसी बन रही होती है तो इसे कनकेव बोलते हैं। जब आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसी बन रही होती है, ऐसी वाली बाहर वाली रिफ्लेक्टिंग होती है बल्ज वाली, तो इसे क्या बोलते हैं, कन्वेक्स मिरर। तो ये दो टाइप के आपके होते हैं, स्पेरिकल मिरर्स, कनकेव और कन्वेक्स। अब आपने स्पून देखा होगा, स्पून की जो अंदर वाली साइड होती है, मान लीजिए स्पून है, तो अंदर वाली जो साइड होगी तो वो कैसा बिहेव करता है, कनकेव की तरफ। अब जो बाहर वाली साइड होती है, जब उसमें अपनी शक्ल देखोगे आपको कैसे दिखेगा, कन्वेक्स की तरह। ठीक है, तो आप स्पून का एग्जाम्पल से भी याद रख सकते हो, अंदर वाली साइड कनकेव, बाहर वाली साइड उसकी कन्वेक्स की तरह बिहेव करती है, मिरर की तरह। अब जब मैंने ये मेरा आपको बनाया था स्पेरिकल का एक पार्ट कट करा है ना, तो इसका जो सेंटर होता है, अब इसमें ना हम कुछ अपने पॉइंट्स लेबल कर लेते हैं, जैसे फोकस हो गया, कन्वेचर हो गया, अपर्चर हो गया, हम वो कंसीडर करते हैं, जिससे हमें हेल्प होती है। जब हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं ना, तो हमें पता लगता है कि हमने इमेज अपना प्लेस कहाँ करा हुआ है, तो हम वो कंसीडर करने वाले। अब वो कैसे करते हैं, अब मान लीजिए मैंने बताया था स्पेरिकल है, उसका कुछ हम सेंटर हो गया यहाँ पे, अंदर से खाली ना ये, तो ये मिरर का पार्ट तो नहीं होगा, मगर बाहर तो होगा ना इसका सेंटर कहीं ना कहीं, सेंटर में इसके, तो मान लीजिए सेंटर। अब सेंटर को क्या बोला जाता है आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसी के बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो इस मिरर का, ये पूरे हॉलो स्फीयर का, ग्लास का, हॉलो ग्लास स्फीयर का सेंटर होगा, उसे क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ स्फीयर। उसमें से मैंने ये पार्ट कट करा था, तो ये उसका क्या बन जाएगा, सेंटर। अब मिरर का जो मैंने ये पार्ट कट कर दिया था, ये वाला पार्ट जो मैंने कट करा है, उसका भी तो सेंटर होगा ना यहाँ पे, उस पॉइंट को क्या बोल देते हैं हम, पोल। अभी हम इसकी डेफिनेशन भी देखने वाला है, ठीक है। आइए उसमें आपको समझा रहा हूँ कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, और उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकस क्या होता है, ये देख लीजिए है क्या। अब मैंने क्या करा, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को क्या कर दिया, ज्वाइन। तो जो लाइन इस दोनों को ज्वाइन कर रही होती है ना, उसे क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस। इसे यहाँ पे लिख देते हैं, इसे क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को क्या कर रही होती है, ज्वाइन कर रही होती है, जो इसमें से पास हो रही होती है, ये भी बोल सकते हो आप। अब इसके बाद क्या आता है हमारे पास, ये जो आपको दिख रहा ना, यहाँ से मैंने कट करा था इसे, ये एक तरह का डायमीटर बन जाता, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। ये से मैं इसे मान लेता हूँ इरेज कर लिया होगी, मतलब है ना, ये तो मैंने हटा दिया था कट करके, तो मैंने इसे इरेज कर दी। तो ये आपको ये वाली पार्ट दिख रहा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, वहां तक जो आपका ये सीधी लाइन जा रही होती है, तो इसे क्या बोल दिया जाता है, अपर्चर। मान लीजिए एम, और इसे क्या मानने मैंने, एन। तो ये आपको एन एम दिख रहा है ना, एम और एन, ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है, इसे क्या बोलते हैं, एम एन को क्या बोलते हैं, जाता है अपर्चर। अपर्चर, अपर्चर मतलब क्या होता है कि आपकी लाइट कितनी एंटर करने वाली है,
आपकी लाइट कितनी एंटर करेगी इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे। यही है ना, इसका मुंह ही तो है एक तरह का, मान लीजिए ये इसका मुंह है, तो लाइट कितनी एंटर करने वाली है इसके अंदर, वही तो डिसाइड करने वाला है। मान लीजिए मैंने यहाँ से कट करा का होता तो ये और छोटा हो जाता है इसका अपर्चर। तो अपर्चर का डिसाइड करता है कि लाइट कितनी आपकी एंटर होने वाली है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, मतलब मिरर के अंदर कितनी लाइट आपकी रिफ्लेक्ट करने वाली है, ये भी बात बोल सकते हो। अब सेंटर कर्वेचर हो गया, पोल हो गया। अब एक और चीज़ आती है, सेंटर कर्वेचर से लेके यहाँ तक, सेंटर क्या था, ये उस स्फीयर का सेंटर था ना, तो सेंटर से लेके किसी भी पॉइंट पे जब हम जाते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, रेडियस। आप सबको पता है सेंटर से लेके किसी पॉइंट में हम स्फीयर के टच करते हैं तो उसे क्या मान लिया जाता है, रेडियस। तो यहाँ से यहाँ तक इसी का बोल देते हैं, इसको डिवाइड कैसे करते हैं, कैपिटल आर से। सेंटर का रेशियो किसे डिवाइड करते हैं, सी से, कैपिटल सी कैपिटल आर। इसका नाम क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसी का बोल देते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसी का बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब एक और पॉइंट होता है, वो क्या होता है, जब हम इन दोनों की बात कर रहे होते हैं ना, पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर की, तो इसका एक मिड पॉइंट होता है। मान लीजिए इसका मिड पॉइंट है, और इसको क्या बोल दिया जाता है, फोकस, इसी का बोलते हैं फोकस। तो फोकस से लेके प्रिंसिपल फोकस, आपकी बुक में जो एनसीईआरटी में लिखा हो उसे क्या बोल दिया जाता है, प्रिंसिपल फोकस, या फिर आप बेसिक भी फोकस ही बोल सकता। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस होता है ना आपका, जो फोकस से लेके पोल तक का, इसी का बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, लिख लेते हैं प्रिंसिपल फोकस। अब फोकस से लेके पोल तक का जो डिस्टेंस होता है उसे क्या बोला जाता है, फोकल लेंथ। और इसे रेट कैसे करते हैं, स्मॉल एफ से, इसी का बोला जाएगा फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। ब्रेड कैसे करते हैं, स्मॉल एफ, ठीक है, याद रखिए हुए। तो ये सारी क्या है इसकी, जिसका वो यूज करते हैं इमेज फॉर्मेशन में। ये क्या था हमारे पास, सी, जो मैंने मैडम मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। सी क्या था हमारे पास, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो इस पूरे स्पेरिकल मिरर का, जो ग्लास मिरर हमने स्पेरिकल लिया था पूरा, उसका क्या हमने एक पार्ट कट कर लिया था, तो उसका जो सेंटर होगा उसको हम क्या बोल देते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस यहाँ से लेके मिरर के सेंटर तक, मिरर के सेंटर में पॉइंट होता है, उसे क्या बोल दिया जाता है, पोल, पोल। अब इस पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को एक लाइन पास कर रही होती है यहाँ से, उस लाइन को क्या बोल देते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब सेंटर से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस होगा। नॉर्मल सी बात है, तो इसका नाम क्या रख देते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। कोई सेंटर से कोई पॉइंट आपका टच कर रहा होता है स्फीयर को, उसे क्या बोल देते हैं, रेडियस। तो इसका नाम क्या रख देते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर और पोल के बीच में एक पॉइंट आता है, उसके मिडवे होता है, मतलब बिल्कुल बिटवीन, उसे क्या बोल दिया जाता है, फोकस, प्रिंसिपल फोकस। अब इस फोकस से लेके पोल तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। क्या देखिएगा, आर क्या है हमारा, सेंटर से लेके पोल तक का डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब फोकल लेंथ क्या हमारी, फोकस से लेके पोल तक का डिस्टेंस, उसे क्या बोल देते हैं, फोकल लेंथ। सेम आपका इस मिरर के साथ भी होता है, ठीक है, ये भी सेम ही है, इसके भी फोकस होंगे, कर्वेचर होगा, पोल होगा, और आपका प्रिंसिपल एक्सिस होगा, ठीक है। बस यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस चेंज आ रही थी, यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर वाली थी, यहाँ पे जो शेडेड वाला पार्ट है ना, हमें शो तो करना है कि मिरर कौन सा रिफ्लेक्टेड है, कौन सा शेडेड है, तो इसलिए हम यहाँ पे डॉटेड लाइन मार देते हैं। तो मैंने जो लाइंस मारी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बताना पड़ेगा कि कौन सी इसकी साइड है जिससे वो रिफ्लेक्शन हो रही है, तो दूसरी साइड वाली कैसे बन जाती है, शेडेड वाली। तो हम यहाँ पे इसके लाइंस मार देते हैं कि मुझे पता लग जाएगा बाहर वाली साइड मैंने क्या है, शेडेड, जैसे पेंट करा हो। सेम यहाँ पे, और मुझे पता है इसकी बाहर वाली सरफेस होती है रिफ्लेक्टिंग, तो अंदर वाली मैंने पार्ट क्या कर दिया, इसे रिफ्लेक्ट कर दिया। सेम इसमें भी क्या आ जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे क्या आने वाला है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये वाला पार्ट इरेज कर देते हैं, सेम वही होने वाला है। ये भी स्फेरिकल ग्लास स्फेरिकल पार्ट था, तो इसका भी सेंटर होगा, और इस मिरर का मिड पॉइंट को क्या बोल देंगे हम, पी। और इस पी और सी को जो ज्वाइन कर रहा होगा उसे क्या बोल देंगे हम, प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसे क्या बोल देंगे, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एक्सिस। ये वाला किसके लिए पढ़ा था हमने, ये में हम पढ़ रहे हैं अभी, अभी किसके लिए पढ़ रहे हैं, कन्वेक्स मिरर के लिए। ये हमने किसके लिए पढ़ा था, कनकेव मिरर के लिए, कनकेव मिरर। आप केव से याद रख सकते हो, मैंने भी केव से याद करा था, आप भी केव से याद रख सकते हो।
केव मतलब गुफा होती है, तो गुफा ऐसी बनेगी आपके अंदर की साइड, इसमें जो अंदर वाली पार्ट होता है इसका रिफ्लेक्टिंग वाला होता है। अच्छा, उसका उल्टा क्या हो जाएगा आपका कन्वेक्स। पोल आ गया, सेंटर कर्वेचर आ गया, सी हमारा सेंटर कर्वेचर, पी हमारा पोल, इन दोनों को ज्वाइन करा प्रिंसिपल एक्सिस। अब पी और सी से बीच का डिस्टेंस क्या होता है हमारे पास, कैपिटल आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इसके मिडवे पॉइंट कौन सा होता है, सी और एफ के बीच में फोकस, प्रिंसिपल फोकस, आपको और अच्छा बोलना है तो। और इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, फोकल लेंथ। पी और एफ के बीच का डिस्टेंस क्या होता है आपका, फोकल लेंथ। तो ये आपके पास क्या आ गई, स्पेरिकल मिरर्स की प्रॉपर आपको बता दिया कितने टाइप के होते हैं, इनकी जो फोकस का बनता है, पोल क्या होता है, अपर्चर क्या होता है। अपर्चर आपका एक तरह का डायमीटर होता है, ठीक है, आप इसे डायमीटर बोलते हो, किसका, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का डायमीटर। जो स्फीयर हमने लिया था ना स्टार्टिंग में, उसका डायमीटर नहीं होता, बच्चे पर कन्फ्यूज कराते हैं, ये डायमीटर बोला जा रहा है। तो ये जो हमने स्पीयर पहले ग्लास कंसिडर करा था, स्पीयर ग्लास का स्पीयर जो कंसिडर करा था, उसका डायमीटर कंसिडर कर लेते हैं। उसका डायमीटर नहीं होता, जो मैंने पार्ट यहाँ पे कट करा ना उसका स्पेरिकल ग्लास, स्पेरिकल मिरर, उसका स्पीयर का, उसका जो पार्ट मैंने कट कर दिया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो होगा ना, इसको ज्वाइन कर रहा होगा, उसका डायमीटर, ठीक है। आपने अभी ध्यान दिया हो, आपकी जो बॉल फट जाती है, टेनिस की बॉल जो बीच में फट जाती है, तो उसका एक पार्ट बन जाता है ना, तो सेम ये वैसे ही पार्ट है, ठीक है। मिरर भी वैसे ही होते हैं, बस उसका छोटा सा पार्ट लिया जाता है मिरर में हमेशा। अब क्यों लेते हैं मैं आपको भी बता रहा हूँ कि ये जो पार्ट जो हम मिरर कंसिडर करते हैं ना, उसमें जो हमारा अपर्चर होता है हमेशा, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत छोटा होना चाहिए, ठीक है। ये भी बात आती, आई होप अपने नोट डाउन कर लियो, मैं इसे रेस कर रहा हूँ आपको एक और बात बताने के लिए। जैसे जहाँ पे जो हम अपर्चर लेते हैं ना, ये वाला, मान लीजिए मेरी रिफ्लेक्टिंग सब मैंने एक कनकेव मिरर कंसिडर कर लिया, तो ये मेरा अपर्चर आ जाएगा, ये मेरा क्या बन जाएगा, अपर्चर। यहाँ से यहाँ तक का जो डायमीटर होता है उसे क्या बोल देते हैं, अपर्चर। तो ये जो अपर्चर होता है ना, इस रेडियस से बहुत छोटा होना चाहिए। ये जो हमारा आर है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इससे कि अपर्चर हमेशा क्या होना चाहिए, एज कम्पेयर टू बहुत ज़्यादा स्मॉल होना चाहिए। ऐसा क्यों होता है, जब भी हम ऐसे इसे मान लीजिए मैंने इसे अपर्चर को बढ़ा लिया, ठीक है, ये अपर्चर मेरा बहुत बड़ा, तो यहाँ पे जो लाइट एंटर होने वाली है ना, बहुत सारी लाइट एंटर हो जाती है, जो जिसकी जिसकी वजह से हमारी जो इमेज बन रही होती है ना, वो ब्लर इमेज बनने लग जाती है। तो हम इस चैप्टर में जितने भी मिरर्स कंसिडर करने वाले कनकेव हो या फिर वो कन्वेक्स हो, हम उसमें एक कंडीशन लगा रहे हैं कि उसका अपर्चर क्या होना चाहिए, हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर से बहुत ज़्यादा स्मॉल होना चाहिए। अपर्चर क्या होना चाहिए मिरर का, लेस देन रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि ये बात नहीं बताई जाती है आपको याद होना चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब हम ज़्यादा बड़ा अपर्चर लेते हैं, तो इसका एक नाम भी होता है, वो आपको नाम जानने की जरूरत नहीं है। आप बस इतना रखिएगा कि जब आपका अपर्चर बड़ा हो जाता है, तो आपकी जितनी ज़्यादा लाइट एंटर होने वाली ना, हो जाने वाली है, तो लाइट ज़्यादा एंटर होगी, तो प्रॉपर जब फोकस नहीं कर पाता है। अभी हम पढ़ेंगे कि फोकस बनता कैसे, अभी तुम्हारे पास आपको बता रहे हैं फोकस क्या होता है, तो हम ये कंजीव में पढ़ेंगे कि फोकस क्या होता है, जहाँ पे आपकी पैरेलल लाइंस आके इंटरसेक्ट करती है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस पे, उस पॉइंट को बोलते हैं फोकस। तो यहाँ पे जो हमारा फोकस बनने वाला होता है ना, अपर्चर बड़ा होने की वजह से वहाँ पे ब्लरी इमेज बनने लग जाती है। तो इसलिए हम क्या कंसिडर करते हैं कि जितने भी हम मिरर कंसिडर कर रहे हैं, उनका अपर्चर क्या होने वाला है, बहुत छोटा होने वाला है, और किससे, एज कम्पेयर टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये नॉर्मल सी वाला जितना बड़ा होगा, ये वाला पार्ट उतना छोटा दिखाई देगा आपको, सेम इसलिए। तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी तो आपको आता होगा, आपने एक बार पढ़ाई करी है तो आपको बुक से ही पता लग जाएगा। ये बात आपको याद रखनी, अच्छा टॉपिक है, क्योंकि इससे ही आपके बेसिक क्लियर होंगे कि हम ये कंसिडर कर क्यों रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे रखते हैं, अब हम पढ़ने वाले फोकस कैसे पता लगता है ना, कनकेव और कन्वेक्स का। इसको ऐसे बनाने देते हैं, इसका यूज करने वाले हैं। अभी मैंने क्या कंसिडर कर लिया, कनकेव मिरर, ये इसका सेंटर पोल होगा, मिरर का सेंटर पोल। यहाँ पे मैंने क्या मान लिया, सी, इसका जो मिडवे होता है वहाँ पे क्या आ जाता है, फोकस आ गया, इन दोनों का मिडवे। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या आ जाएगा, आर, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या रहेगा, फोकल लेंथ। अब मैंने क्या सोचे रहता ना, एक इन्फिनिटी से पहले रेज आ रही है। वैसे यहाँ पे भी एक बेसिक बात होती है
कि हम जब भी ये कंसिडर करते हैं इन्फिनिटी, तो वहाँ से पैरेलल रेज़ ही को कंसिडर करता है। ऐसा कोई नहीं कि वो रेज़ पैरेलल ही क्यों आ रही है, उसका भी रीज़न होता है। जैसे मान लीजिए मैं आपका एक्सप्लेन करना चाहूँ, मैं बोल दूँगा, जैसे मान लीजिए सन, ठीक है? सन मान लेते हैं, बहुत ही अच्छा सन बना है, ठीक है? मान लीजिए और सही मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, मान लीजिए मैंने रेस निकाली इसकी, यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है, यहाँ, ठीक है? यहाँ से रेस आ रही है आपके पास। अब आप बहुत दूर खड़े हो गए, आपको ये रेस कैसे दिखने वाली है? पैरेलल दिखने वाली है ना? मान लीजिए मैंने यहाँ पे मिरर कंसीडर कर लिया, ठीक है? तो यहाँ पे कनकेव मिरर, तो यहाँ पे जो रेस आएगी कैसे दिखेगी आपको बताइए ज़रा? ये पैरेलल नहीं दिख रही दोनों? तो जब ये बहुत दूर चल जाता है ना, तो ये आपको रेस कैसी दिखने लग जाती है? पैरेलल्स। तो ये किसी भी डिस्टिंक्ट लुमिनस ऑब्जेक्ट मतलब जिससे लाइट निकल रही हो, उस ऑब्जेक्ट को क्या बोल देते हैं हम? लुमिनस ऑब्जेक्ट को हमने कंसीडर करा और वो बहुत दूर रखा हुआ है हमने, तो वहां से जो लाइट पड़ रही होती है ना हमारे मिरर पे, वो हम कैसी कंसीडर कर लेते हैं? पैरेलल, क्योंकि बहुत दूर है, तो जो लाइट आ रही होगी उसके बाद क्या बन जाती है? वो पैरेलल बन जाती है। तो याद रखिएगा, इसलिए हम क्या कंसीडर करते हैं, जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे प्लेस करते हैं, उसकी जो रेस निकल रही होती है वहां से लुमिनस ऑब्जेक्ट से, हम उसे क्या मान लेते हैं? पैरेलल्स मान लेते हैं, कि वो रेस कैसी आने वाली है? पैरेलल आने वाली है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ये बात। अब देखिए, तो पता लग गया आपको पैरेलल क्यों आ रही है। अब आगे देखते हैं। तो मैंने मान लिया यहाँ पे जो मैंने ऑब्जेक्ट रखा है वो कहाँ पे रखा है मैंने? इन्फिनिटी। तो यहाँ से जो रेस कैसी आएगी हमारे पास? पैरेलल। देखिए पैरेलल रेस आ रही है और यहाँ से भी ये पैरेलल आ रही है, रे आई यहाँ से। अब जैसी ये रेस पैरेलल आती है, पैरेलल रेस कहाँ से पास होती है हमेशा? मान लीजिए यहाँ पे ये वाला रे यहाँ पे टकराने के बाद इस मिरर से कहाँ से पास हो रही है? यहाँ से पास हो रही है, ठीक है? यहाँ से पास हो रही है। ये भी यहाँ से टकराने के बाद कहाँ से पास हो रही है? यहाँ से पास हो रही है। तो ये रिफ्लेक्टिंग रे और ये भी रिफ्लेक्टेंट, ये हमारी इंसिडेंट रे थी, ये मेरी रिफ्लेक्टिव। आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की वीडियो नहीं देखी इस चैनल पे, वो आप जाके देख सकते हो, उसमें मैंने सारा एक्सप्लेन करा कि बन कैसे रहा है। तो जिस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस पे इफेक्ट कर रहे होंगे ना ये एक दूसरे को, या फिर इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, उसी पॉइंट पे हम क्या बोल देते हैं? फोकस। ठीक है, यहाँ से पैरेलल रेस को आई क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा था, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि यहाँ पे इन्फिनिटी पे रखने में पैरेलल रेस कैसे आती है। उसके बाद क्या करा मैंने कंसिडर कर लिया, यहाँ पे रे आई, यहाँ से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ से पास हुई, ये भी सेम पैरेलल आ रही थी, यहाँ टकराने के बाद यहाँ पे पास हुई। तो जिस पॉइंट पे ये प्रिंसिपल एक्सिस पे कट करते हैं, उसी पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं? फोकस। अब ये ऐसा नहीं कि बिल्कुल मिडवे में होता है, हम हमेशा कंसिडर करते हैं कि जो हमारा फोकस है वो हमेशा कहाँ है? मिडवे पे। कभी कभार आगे पीछे भी हो जाता है, ठीक है? जो अपर्चर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था ना, तो मैं आपको जो भी बता रहा था कि उसकी इमेज ब्लरी बनती है और उसमें फोकस भी प्रॉपर नहीं आ पाता, तो फोकस हमारा मिडवे में नहीं आ पाता उस केस में। इसलिए जो हम अपर्चर कंसिडर कर रहे हैं ना यहाँ पे, वो अपर्चर हमारा बहुत छोटा होना चाहिए, जिसके वजह से हमारा जो फोकस है पी और सी के बीच में आना चाहिए, मिडवे में, इसलिए हम वो कंसिडर करते थे। तो आपको वाला पॉइंट पे क्लियर हो गया होगा जो मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था। मान लीजिए ऐसा तो नहीं है कि दो ही रेस आ रही होगी, मगर हम दो रेस क्यों कंसिडर करते हैं हमेशा? क्योंकि इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम हमें टू रेस ही चाहिए होती है। इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें हमेशा कितनी रेस चाहिए होती है? मिनिमम टू, क्योंकि जब दो रेस इंटरसेक्ट कर रही होगी जिस पॉइंट पे, उसी पॉइंट पे तो हमारा इमेज बनेगा ना। तो इमेज जब फॉर्म होता है तो हमें मिनिमम कितनी रेस चाहिए होती है? दो से ज़्यादा कितनी भी हो हमारे लिए अच्छी है, मगर हम इस केस में जितने भी अभी इसके बाद इमेज फॉर्मेशन करने वाले हैं, उसमें हम दो रेज़ ही क्यों यूज़ करने वाले हैं? क्यों? क्योंकि वहाँ क्लैरिटी होती है। नॉर्मल सी बात है, आप बहुत सारी रेज़ बना दोगे तो यहाँ पे ऊबड़-खाबड़ हो जाएगा, मतलब प्रॉपर हौच-पौच होने वाला है कि आपको पता ही नहीं लगेगा कहाँ से कौन सी रेज़ आ रही है। इसलिए हम मिनिमम 2 रेज़ ही लेके चलते हैं जिससे हम इमेज फॉर्मेशन कर रहे होंगे। ठीक है? मान लीजिए आप मैंने एक और ले ली जो पहले आ रही थी। ये भी कहाँ से पास करने वाली है आपका? इसी पॉइंट से पास करने वाली। सेम यहाँ से एक पैरेलल रे वाले, ये भी इसी पॉइंट से पास करेगी। तो ये जिस पॉइंट से पास कर रहे हैं ना ये, उसी पॉइंट को हम जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं फोकस पे, उस पॉइंट सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस पे, उसी पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं? प्रिंसिपल फोकस। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? प्रिंसिपल फोकस, क्योंकि फोकस कहाँ पे बन रहा होता है? हमारा प्रिंसिपल एक्सिस पे बन रहा होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस। ये भी पैरेलल थी, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड, इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टेड। आई होप आपको पता लग गया होगा फोकस कैसे बनता है। ये जिसका केस था हमारा कनकेव का। अब हम कौन सा केस लेने वाले हैं? कन्वेक्स में, कि कन्वेक्स में फोकस कैसे बनता है। वो तो डाइवर्जिंग मिरर होता है। अब याद रखिएगा, इनके और नाम भी होते हैं। कनकेव मिरर को बोला जाता है कन्वर्जिंग मिरर। अब ये बोला भी जाता है, आपको थोड़ी देर में अभी समझ में आ जाएगा।
आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। कन्वर्जिंग मिरर, एग्जामिनर को अच्छे क्वेश्चन पूछने होंगे तो वो नाम चेंज करके पूछ लेता, ये बच्चों को ऐसे पता होना चाहिए। और कन्वेक्स का क्या पता है? कन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम क्या पता है और क्या बोलते हैं इसे? डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है, याद रखिएगा। इसे कन्वर्जिंग क्यों बोल रहे हैं? तो आप ध्यान दोगे, जितनी भी रीज यहाँ पे आ रही है वो एक पॉइंट पे जाके क्या हो रही है? कन्वर्ज हो रही है ना, मतलब एक पॉइंट पे आके मिल रही है, उसे क्या बोल देते हैं हम? कन्वर्जिंग। इसलिए इस मिरर का नाम क्या रख दिया हमने? कन्वर्जिंग मिरर। अब आपको पता लग रहा होगा कि कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि जितनी भी आपकी रेज यहाँ पे आप देख रहे हो, कहाँ पे आके एक पॉइंट पे आके मिल रही है ना, कन्वर्ज हो रही है। कन्वर्ज का मतलब क्या होता है? एक पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करना या फिर मिलना, उसे क्या बोल देंगे हम? कन्वर्ज। इसलिए यहाँ पे इस मिरर का नाम क्या रख दिया हमने? कन्वर्जिंग, क्योंकि जितनी भी रेज यहाँ पे वहाँ पे टकराती मिल रहे आके, वो किसी ना किसी पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करती है या फिर कन्वर्ज हो जाती है। इसलिए इस मिरर का नाम क्या रखते हैं हम? कन्वर्जिंग मिरर। और इसका ऑपोजिट क्या होता है? बिल्कुल कन्वेक्स वाला। उसमें क्या होती है, जो आपकी मिरर होता है वो डाइवर्ज कर देता है, जो आपकी रेज आ रही होती है लाइट वाली, रे ऑफ लाइट, उसको क्या कर देता है? डाइवर्ज। जैसे अभी हम पढ़ने वाले थे तो हम देख लेते हैं फोकस कन्वेक्स में कैसे बनता है। अब मैंने कौन सा लेंस कंसिडर करने ना? कन्वेक्स। इसमें बाहर वाली सरफेस जो आपकी बल्ज वाली होती है वो कैसी होती है? रिफ्लेक्टिंग। और अंदर वाली कैसे होती है? शेडेड। मतलब आप बोल लोगे कि आपने उसे पॉलिश करा हुआ है, ये बोल सकते हो, या फिर आप पेंट कर दिए, वो भी बोल सकते हो। तो मान लीजिए ये मैंने क्या मान लिया अपना प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका पोल का, यहाँ पोल आ जाएगा, सेंटर है मिरर का। अब क्या होता है यहाँ पे, मान लीजिए ये भी इन्फिनिटी पे मैंने प्लेस करा हुआ है यहाँ पे, मान लीजिए। तो यहाँ से जो अब आपकी रेज आ रही होगी वो कैसी होगी? पैरेलल। यहाँ से भी जो रेज आ रही होगी कैसी होगी? पैरेलल। आपको भी पता है कि इन्फिनिटी से जब भी रेज आती है वो कैसी होती है? पैरेलल। अब पैरेलल रेज आ रही है, अब आपको खुद दिख रहा होगा जैसे ही यहाँ पे टकराने वाला है। अब यहाँ पे टकराने के बाद क्या होता है, मेरे को पता है कि यहाँ पे नॉर्मल बनता है ना। अब ये नॉर्मल बन रहा है और ये वाला क्या आ जाएगा? आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और ये रिफ्लेक्ट होके नीचे चल जाएगी, तो ये वाला क्या आ जाएगा हमारे पास? आर। आपने खुद देखा कि यहाँ पे पैरेलल आ रही करी और टकराने के बाद कहाँ चलेगी? मिरर से नीचे की तरफ। तो ये क्या होगा? डाइवर्ट हो गया ना। अब ये मिलेंगे नहीं कभी आपस में, ये और ये वाली रे जवालू ये भी यहाँ पे टकराने के बाद यहाँ चलेगी। सेम यहाँ पे आई और आर बनाने के बाद हुआ, ये भी वो हम बनाते नहीं है, मगर आपको पता होता है कि ये डाइवर्ज होने वाली है। तो यहाँ से पैरेलल आने के बाद कहाँ चल जाती है? बाहर की तरफ। ये भी इधर चलेगी, क्योंकि कोई मिट नहीं करने वाले एक दूसरे को। तो इसलिए इस मिरर को क्या बोला जाता है? डाइवर्जिंग। कि इन्होंने जो रेज पैरेलल आ रही होती हैं उन्हें क्या कर दिया? डाइवर्ज कर दिया। ठीक है, इसलिए इस मिरर को क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग। अब हमें फोकस तो वहां पे मिलता है ना जब प्रिंसिपल एक्सिस पे वो लाइन क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को। रे ऑफ लाइट जो वहाँ पे इंटरसेक्ट करती है प्रिंसिपल एक्सिस पे, उसी का बोला जाता है प्रिंसिपल फोकस। तो यहाँ पे तो कभी इंटरसेक्ट नहीं करने वाली। तो हमें क्या लगता है, इसे इंटरसेक्ट करवाने के लिए हम क्या करते हैं? इन्हें पीछे की तरफ प्रोड्यूस कर देते हैं। जैसे यहाँ से मैंने जो मेरी रिफ्लेक्टिंग वाली, हमेशा इंसिडेंट वाली को नहीं करते हम बैक ट्रेस, या फिर प्रोड्यूस पीछे हम किसे करते हैं? रिफ्लेक्टिंग वाली को करते हैं। ये हुआ ना रिफ्लेक्टिंग रे हमारी, रिफ्लेक्टेड रे है, और ये वाली मेरी रिफ्लेक्टिंग रे। तो हम इन दोनों को बैक ट्रेस करेंगे। जैसे इसको मैंने बैक ट्रेस करा पीछे, मतलब प्रोड्यूस कर दिया पीछे मैंने, और सेम मैंने इसे भी प्रोड्यूस कर दिया पीछे। अच्छी बना देता थोड़ी सी ये। हाँ, तो जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेंगे जाके पीछे, उसी पॉइंट को हम क्या बोल देंगे? फोकस। और इसका ये स्फेरिकल मिरर तो ऐसे ही होगा ना, ये जो स्फेरिकल पूरा होगा, स्फीयर तो ऐसे ही बन रहा होगा पूरा, अभी बना गया था आपका ना, ये ऐसे ही बनेगा। तो इसका जो सेंटर होगा वो कहाँ लाई करेगा? यहीं पे लाई करेगा ना। इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? सी। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होता है? सेम होता है। तो ये स्फेरिकल का जो आप सोच रहे होगे, इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या बनता है? इधर वाली साइड बनता है, इसका इधर नहीं बनता। ठीक है, याद रखिएगा। इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर था वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पास कर रहा था, मगर जो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, जो शेडेड वाला पार्ट होता है ना मिरर का, उस साइड बनता है। मतलब जिस साइड आपने पेंट करा हो आपको दिख रहा होगा। रिफ्लेक्टिंग वाली सरफेस तो ये वाली है इसकी, मगर यहाँ बन रहा कर्वेचर, ये याद रखिएगा। इन दोनों में यही फर्क होता है बस। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या देखने वाले हैं? अब हम डेफिनेशन देखने वाले सारे, कि पोल क्या होता है, फोकस क्या होता है, और प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अदरवाइज या फिर आप कोई, आप में से कोई नोट्स बना रहा हो तो आप वहाँ से नोट डाउन कर सकते हो। ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया सारा, तो अब देख लेते हैं कि उनको लिखा जाता है। और आपसे एक और बात बतानी है
पोल का बेसिकली काम क्या होता है, जितने भी हम डिस्टेंस मेजर करते हैं ना मिरर में, वो सारी की सारी डिस्टेंस हम कहाँ से मेजर करते हैं, पोल से। कि मान लीजिए मेरे को यहाँ से पोल से यहाँ मैंने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, चलो ये कैसे कहते हैं कनकेव, कनकेव मिरर है, मैंने मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख दिया इस वाले पॉइंट पे, ये तो प्रिंसिपल एक्सिस है पूरा, तो यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ना, उसी को मैं क्या मानूंगा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो पोल का बेसिकली यूज क्या होता है, जितने भी हम डिस्टेंस मेजर करते हैं यहाँ पे मिरर में, कनकेव और कन्वेक्स में, वो सारे के सारे डिस्टेंस कहाँ से मेजर करने जाते हैं, पोल से। पोल से स्टार्टिंग पॉइंट होता है डिस्टेंस मेजर करने का, तो आपको ये याद होना चाहिए। अब हम इसके बाद क्या देखेंगे, इन सब की डेफिनेशंस क्या क्या है, ठीक है, वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जो रूल्स होते हैं हमारे इमेज ट्रेसिंग के, वो पढ़ेंगे कनकेव के, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कन्वेक्स के, ठीक है। चलिए हम क्या करने वाले थे, इनकी डेफिनेशन देखने वाले हैं। चलिए इनकी डेफिनेशन देखते हैं, मैंने आपको सारा समझा दिया है, बस इनकी डेफिनेशन देख रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, सबसे पहले मैंने क्या बोला था, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज द इमेजिनरी स्फीयर ऑफ विच मिरर इज ए पार्ट। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, उस इमेजिनरी मिरर का सेंटर होता है, जिसका वो क्या पार्ट, जैसे बताया था आपको, ये मैंने मान ली इस कनकेव मिरर ले गया, ठीक है। अब इसका जो पार्ट होगा ना, किसने के स्फीयर का होगा, मान लीजिए इसका पार्ट है, तो इसका जो सेंटर होता है वो भी इस मिरर का क्या बन जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर इस मिरर का इंक्लूडेड नहीं होता, ये तो बहुत दूर है ना, ये तो इमेजिनरी है, तो इसने यहाँ पे क्या लिखा था, इमेजिनरी। और ये स्पीयर्स तो हमने क्या कंसिडर करी ना अपने आप, तो इसलिए क्या लिखा है यहाँ पे, इमेजिनरी स्पीयर। सेंटर ऑफ कर्वेचर स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ, इज द सेंटर, यहाँ पे एक वर्ड आएगा सेंटर, सेंटर ऑफ इमेजिनरी स्पीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट, जिसका वो मिरर क्या होता है, आपका पार्ट होता है, उसी स्पीयर का सेंटर क्या बन जाएगा, आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर स्फेरिकल मिरर इज द रेडियस ऑफ इमेजिनरी स्पीयर ऑफ विच मिरर इज ए पार्ट। अब इमेजिनरी स्पीयर बनाया मैंने, इसका लेके यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस होगा, इसी को तो हम क्या बोल रहे थे, आर ना। तो ये इमेजिनरी स्पीयर का जो रेडियस होता है, उसी को हम क्या मान लेते हैं, सेंटर ऑफ, सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर। आगे देखिए पोल क्या होता है, पोल इज अ स्फेरिकल मिरर इज द मिड पॉइंट ऑफ इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब ये पूरी की पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा मिरर था, ये तो सारा मेरा इमेजिनरी स्फीयर था वहाँ पे थे। तो ये जो यहाँ से इसका जो सेंटर आया आपका, मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट नहीं लग रहा मगर मान लीजिए मिड पॉइंट है पूरे मिरर का, तो इसको हम पी को क्या बोल देते हैं, मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस या फिर मिरर। रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिरर ही तो होगी और क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम मिरर, तो इसका जो मिड पॉइंट होता है उसी को क्या बोलते हैं, पोल। और पोल की गॉड मीन होती है, यहाँ से हम सारे के सारे डिस्टेंस मेजर करते हैं ना मिरर के, उसको हम क्या बोल देते हैं, पोल। वही भी आप लिख सकते हो, ठीक है। डेफिनेशन ये मैं क्यों लिख के दिखा रहा हूँ आपको, समझा तो मैं दिया था, या किसी ने नोट्स बनाना है तो वो नोट्स बना सकता है, ठीक है। तो आप पॉज कर लीजिए वीडियो, नोट डाउन कर सकता। अगली बात देखिए, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज द लाइन जॉइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये आपका सी था, ये आपका पी है, इन दोनों को जो ये लाइन ज्वाइन कर रही है ना, जो ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है, इस लाइन को क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस स्फेरिकल मिरर इज द लाइन जॉइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब अगला क्या हमारे पास, अपर्चर। अपर्चर आपको कंफ्यूजन होती थी तो मैंने आपको लिख दिया, द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस और स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। यहाँ पर डायमीटर दिया हुआ ना रिफ्लेक्टिंग सरफेस का है, याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए ये मैंने मिरर बनाया, ठीक है, ये पूरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो इसका डायमीटर क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है ना, स्ट्रेट लाइन, जो मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके अभी, ये वाली एम और एन, इसी एम एन को यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ को क्या बोलते हैं, अपर्चर। इसे नहीं बोलते कि ये आपने रिफ्लेक्टिंग सबने मैंने कंसिडर करी है, उसका डायमीटर ले लो आप, उसे नहीं बोला है। जैसे मान लीजिए मैंने ये कनेक्स में करी, कनेक्स, तो यहाँ से शेड वाला पार्ट इसका बाहर रिफ्लेक्टेड, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है ना, एम एन आएगा, ये स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही है, इसे को क्या बोलते हैं, अपर्चर। ऐसे अपर्चर क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहीं से पता लगेगा ना लाइट कितनी एंटर होने वाली है, यहाँ पे कितनी लाइट एंटर होने वाली है, यहाँ से ऐसे ये नहीं पहला रेस, तो ये सारी रेज एंटर हो रही है ना यहाँ पे, तो जितनी लाइट हमारी एंटर होती है उससे ही हमें पता लगता है अपर्चर कितना। आपने कैमरे में भी सुना होगा अपर्चर, वहाँ पर भी सेम ही होता है कि आपका अपर्चर कितना आप सेट करते हो कि जिसमें आपकी कितनी लाइट उसके अंदर एंटर हो गई कैमरे के लेंस के अंदर, सेम यहाँ पे मैंने उसका अपर्चर नाम रखा है। तो इस रेडियस को क्या बोलते हैं, इस डायमीटर को क्या बोल देते हो, अपर्चर, याद रखिएगा, ठीक है।
इसके बाद 2 पार्ट और बच गए आपके पास, वो दोनों आप ऐसे ही नोट डाउन कर लीजिए, वो आपको ऐसे लिखा देता हूँ। दोनों और कौन से पार्ट बचे? एक फोकल बचा और एक फोकल लेंथ। फोकस क्या होता है? जहाँ पे आपकी सारी की सारी रे आके कन्वर्ज होती है, उसे क्या बोल देते हैं हम? फोकस। कौन से केस में? कनकेव वाले मिरर के केस में। कनकेव वाले मिरर के केस में क्या हो रहा था? कन्वर्ज हो रही थी, और कन्वेक्स वाले मिरर में क्या हो रहा था? डाइवर्ज हो रही थी रेज, मगर हमने उसे बैक प्रोड्यूस करके क्या कर दिया था? प्रोड्यूस करके पीछे उन दोनों को एक पॉइंट में मिला दिया था, वहां पे हम क्या बोलते हैं? उसका फोकस। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इतना आता भी नहीं। फोकल लेंथ क्या होता है? ये भी मैंने आपको बता दिया, ये आप लिखना तो लिख लीजिए। इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन, मैं आपको ऐसे बताया था, इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन फोकस, प्रिंसिपल फोकस एंड द पोल। ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस होता है ना, पोल से लेके प्रिंसिपल फोकस के बीच का डिस्टेंस है, जो इसी को क्या बोल देते हैं हम? फोकल लेंथ। सिंबल क्या होता है इसका? स्मॉल एफ। ये स्मॉल है, ठीक है। तो ये हमारे सारे हो गए पार्ट खत्म, स्फेरिकल मिरर के खत्म हो गए। अब हम क्या देखने वाले कि इमेज की फॉर्मेशन कैसे होती है, हमें अभी रूल पढ़ने हैं, ठीक है। अभी ये वीडियो यहीं तक रखेंगे हम। अगली वीडियो में क्या देखेंगे कि जो आपका जो इमेज की फॉर्मेशन करने के लिए हमें रूल्स पढ़ने पड़ते हैं। कनकेव के 4 रूल्स होते हैं कि वो इमेज ट्रेस कैसे होते हैं, वो हम देख लेंगे। उसके बाद हम इसकी इमेज फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों के साथ। आगे भी ऐसी वीडियोस आने वाली हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको क्लास 10th की सारी सिलेबस इस पर मिल जाएगी इस चैनल पे आने वाले टाइम पे, ठीक है। थैंक यू।